नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपको एहसास होगा कि ऑपोजिशन और टेलीविज़न चैनल्स की बहस से ऐसा लगता था कि हुकूमत सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल जो है 2021-22, जिसको उर्फ़ आम में मिनी बजट कहा जा रहा है, जिसके ज़रिए हुकूमत IMF की इंस्ट्रक्शंस को भी पास करवाना चाहती है, IMF की जो ख्वाहिशात हैं उसको भी हुकूमत ने लेकर चलना था, और जिसके ज़रिए अपना एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी के $1 बिलियन हासिल करने थे और 350 बिलियन रुपए के मज़ीद टैक्सेस लगाने थे। लगता ऐसा था कि हुकूमत का ये मिनी बजट जो है वो शायद फंस जाएगा, शायद हुकूमत की कोई इत्तेहादी या हुकूमत के अपने अंदर कोई रखना अंदाज़ी हो जाए। और इस बात को अब से चंद घंटे पहले बड़ी तक़वियत मिली जब डिफेंस मिनिस्टर परवेज़ खटक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी 2 बजे के बाद, जहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद मौजूद थे, वहाँ परवेज़ खटक साहब ने सख्त सवालात उठाए। उन्होंने हमाद असर के साथ सवालात उठाए और उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म जो बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि हमने आपको वज़ीर आज़म इलेक्ट किया था, लेकिन आज सूबा सरहद को, खैबर पख्तूनख्वा को गैस नहीं मिल पा रही है। गैस का क्या बैकग्राउंड है, सूबों के दरमियान उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है 18th अमेंडमेंट के बाद, जहाँ सूबा जो पैदा करता है गैस उसका पहला राइट होता है, उस हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उसके बाद बहुत एक स्पेकुलेशन और बहुत एक चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि शायद हुक्मरान जमात के अंदर दरारें पड़ गई और कम से कम 2-2.5 घंटे तक बड़ी फियर्स, फिरोशस, एक बड़ी ज़ोरदार डिबेट होती रही और ऐसा लगता था कि हुकूमत का बिस्तर ही गोल हो जाएगा। लेकिन 2 घंटे के बाद, तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद परवेज़ खटक साहब ने एक और प्रेस टॉक की जिसमें उन्होंने इन तासुरात को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने तो टीवी देखा तो मैं हैरान रह गया कि मीडिया ने किस किस्म का तूफ़ान खड़ा कर दिया। मैं तो मीटिंग से सिगरेट पीने के लिए बाहर चला गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान हमारे लीडर हैं, मेरे लीडर हैं, उनके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकता। मैंने तो सिर्फ अपने लोगों के लिए एक सवाल उठाया था, आवाज़ उठाई थी। कहा क्या उस मौके पे परवेज़ खटक साहब ने, वो सुन लेते हैं। मैं तो टीवी देखकर हैरान हो गया हूँ। टिकट चल रहे हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या तूफान खड़ा किया। घूम फिर के सर हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अजहर को क्वेश्चन किया। हमारा जो गैस की स्कीमें जो चल रही है अप्रूव्ड है वो चलनी चाहिए क्योंकि हमारा फर्स्ट राइट बनता है गैस का। आपने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। दिलेरी से आपने वहाँ पे बात की और अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि पार्टी की अंदरूनी बात है। इतने 140 लोगों के दरमियान में बात की आपने सर। तो अंदरूनी बात है यहाँ, और मैंने कोई सख्ती नहीं की। मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ। मैं ना प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हूँ, ना हो सकता हूँ, लेकिन टेलीविज़न चैनल्स ने ये स्पेकुलेशन भी की। उन्होंने कहा, अफवाहें ये भी हैं कि परवेज़ खटक साहब को एक रिप्लेसमेंट प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से देखा जा रहा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की मदद से वज़ीर आज़म बन सकते हैं। ताहम ये अफवाहें दम तोड़ गई। अब से चंद तक जो इस वक्त जो सिचुएशन है, चंद मिनट पहले तक की, वो यही है कि हुकूमत अपने सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल को तकरीबन मंजूर करा ही चुकी है। और शौकत तरीन साहब ने नेशनल असम्बली के अंदर तकरीर करते हुए कहा है कि जब ग्रोथ होगी 4 से 5% की, ऑपोजिशन इसीलिए इतना शोर मचा रही है कि बहुत जल्दी पाकिस्तान की मईशत 4 से 5% ग्रो करने वाली है, और जब मईशत ग्रो करेगी तो ऑपोजिशन के तमाम जो बयानियाँ और नैरेटिव है वो दम तोड़ जाएगा। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ से ऐसा लगता है कि हुकूमत ने एक जवाबी कार्रवाई और काउंटर अटैक शुरू कर दिया है जिसका हदफ बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब, PMLN और शहबाज शरीफ साहब हैं। और उस हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने पंजाब हुकूमत को बाकायदा फॉर्मल तौर पर कहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट्स अब तक का जो भी उनका जो डॉक्यूमेंटेशन आई है उसका बगौर मायना किया जाए। हुकूमत के वज़रा ये कहते फिर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब फ्रॉड करके पाकिस्तान से चले गए, जो खून मायने के लिए जाता रहा शायद उनका था भी नहीं, इस हद तक कहा जा रहा है। क्या कहा इस हवाले से बाबर एवान साहब ने जो कुछ कहा एक प्रेस टॉक में, जो कुछ उनके कमेंट्स हैं वो खासे दिलचस्प है, पॉइंट करते हैं डायरेक्शन की तरफ। सुन लेते हैं कि बाबर एवान साहब ने क्या कहा। नवाज शरीफ साहब के लिए बाहर रहने के रास्ते बंद हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर सीधे जेल जाने के रास्ते वो खुलने शुरू हो गए। कभी ना इलाज हुआ, ना किसी डॉक्टर के पास गए। दूसरा यह कि टीटी के केसेस तेजी से चलना शुरू हो गए। अदालत में 10 मिनट भी ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जब वही ऑपोजिशन लीडर असेंबली में आते हैं तो वो 3-3.5 घंटे आसानी के साथ बढ़ के मार सकते हैं, जिनको खुद भी नहीं याद रहता मैं क्या कह रहा हूं। सवाई इसके कि मुझे NRO दो, सवाई इसके कि ये मेरी एक नौकरी की दरखास्त है, सवाई इसके कि मेरा CV कबूल कर लो। इस वक्त कह रहे हैं कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो लॉन्ग मार्च नहीं है, ये डबल मार्च है।
नवाज शरीफ साहब के जेल में जाने के रास्ते जो हैं वो होते जा रहे हैं, ये कहना है लॉ मिनिस्टर का, ये कहना है जनाब एडवाइज़र का, जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब का। फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और PMLN का तो मुस्तकबिल है, लेकिन नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का मुस्तकबिल जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। क्या कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब, वो भी सुन लेते हैं। पाकिस्तान की मईशत में एक स्टेबिलिटी आएगी और नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल है, जरदारी और नवाज शरीफ का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया। आज वज़ीर-ए-आज़म जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन सारा दिन ही मसरूफ़ रहे इस फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल को मंजूर करवाने के लिए। पार्लिमानी कमेटी में भी थे, नेशनल असम्बली में भी मौजूद थे, और अब फिर एक बार फिर वो नेशनल असम्बली में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ज्वाइन करना था मोहतरमा अंदलीब अब्बास साहिबा ने, लेकिन जो इस वक्त नेशनल असम्बली में फंसी हैं, हम देख रहे हैं कि शायद वो हमें ज्वाइन कर सकें। स्टूडियो में मेरे साथ PMLN के रहनुमा जनाब डॉक्टर अफनान मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और मुझे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब सईद काजी साहब भी इस मौके पर ज्वाइन कर रहे हैं। डिस्कशन का हम आगाज़ करते हैं। जैसे जैसे गेस्ट ज्वाइन करेंगे मैं आपसे उनका तारुफ भी करवाता चला जाऊंगा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? ऐसा लगता था कि आप लोग जो हैं एक रोक सकेंगे रास्ता मिनी बजट का, कम से कम आपकी बातों से ये ज़रूर लग रहा था कि कुछ ना कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अपोजिशन की जो वोट, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो तकरीबन 160 के लगभग। लेकिन 150 तरमीमी बिल जो हैं दोनों जगहों पे आपको 150 ही वोट पड़ा है। जो तरमीमी बिल थे शायद खाका नवासी साहब जी का। ऐसी है। इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है कुछ लोग ज़्यादा जब उन्होंने वोट नहीं डाला। ये साजिश है आपके खिलाफ? नहीं, साजिश नहीं। गवर्नमेंट को भी आप 168 वोट पड़े, उनको सिंपल मेजॉरिटी तो नहीं मिली। उनको 172 नहीं मिले, 173 168 मिले, ठीक। विच मीन्स कि दे डोंट कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। लेकिन आप लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को कि इतना जोर था, इत्तेहादी जमातों के साथ बात हो रही थी, मीडिया में लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर क्यों नहीं कुछ हो कुछ लोगों को, ये मैं आपको कंफर्म करता हूँ, कुछ लोगों को कोविड हुआ हुआ है, हमारे भी, ठीक है, जो कि नहीं आ पाए। ठीक है ना। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको अभी जब इजलास ख़त्म होगा तो तब मैं आपको बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, लेकिन ये मुझे मालूम था गोइंग इन के हमारे नंबर पूरे नहीं होंगे क्योंकि कोविड की वजह से बहुत एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। ये एक्सपेक्ट करते थे या नाकामी होगी? मेरा ये ख्याल था कि हम लोग जो है 160 के अराउंड होंगे, मेरा ये अपना एस्टिमेट था। लेकिन ज़ाहिर है वो कुछ लोगों की बीमारी और भी कुछ वजूहत हो सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो है 168 का मतलब ये है कि इनको कोई एक आध इत्तेहादी तो निकल गया, ठीक, वरना इनके 174 वो भी कहेंगे हमारा कोविड है, हो सकता है उनका भी वो कह सकते हैं। इसकी अब इम्प्लीकेशन क्या है? मतलब आपने रास्ता रोकने की कोशिश की, आपने कहा आवाम के खिलाफ है, मुल्क की हकमियत के सॉवरेनिटी के खिलाफ है, स्टेट बैंक के, लेकिन उन्होंने पास करवा लिया। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इसकी इम्प्लीकेशंस ये हैं कि आपके अंदर, मुल्क के अंदर मज़ीद महंगाई की एक लहर आएगी, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आम आवाम यूज़ करती हैं वो महंगी हो जाएंगी। इन्होंने ऐसे टैक्सेस लगा दिए ऐसी चीज़ों के ऊपर, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर भी लगा दिए, एग्रीकल्चर की चीज़ों के ऊपर लगा दिए, दूध के ऊपर लगा दिए। अब ज़ाहिर है वो टैक्स का उनको टारगेट दिया है IMF ने, वो इन्होंने पूरा करना है। 350 अरब रुपये, 350 अरब रुपए इजाफी जो है इनको मजीद एडिशनल टैक्सेस आवाम को देने पड़ेंगे। एक तो ये आएगा, दूसरा इसका इम्प्लीकेशन ये भी है, देखें कि अब लुकिंग एट द नंबर्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करें तो 172 वोट शायद गवर्नमेंट ना ले पाए। आप सोच रहे हैं? हाँ, हम उधर ऑफ कोर्स दैट इज अंडर सीरियस कंसिडरेशन। तो जो मीटिंग होनी है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं जनाब फजल रहमान साहब भी, शहबाज शरीफ सब, 25 तारीख को PDM की जो मीटिंग है उसमें क्या फैसले की तवक्को है? उसमें यही वाली बात भी होगी, इसके अंदर ये इस पे डिस्कशन होगी। इस पर किसी हद तक क्या कहते हैं शायद कॉन्सेंसस इवॉल्व हो भी गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं ज़ाहिर है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो है वो हमें तभी करना चाहिए जब हम जीत सकें, वरना इट विल बी अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द गवर्नमेंट एज वेल। ज़रा अगर हम हारेंगे तो वो जीतेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर। तो ये जो एक अफवाह है कि परवेज़ खटक साहब के साथ रबते हैं PMLN PPP के, इसमें कोई हकीकत, कोई सदा? देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि उनके लोग हमारे से कॉन्टैक्ट में हैं, MNAs भी हैं और उनके कुछ लीडर भी हैं। तो वो आज फिर क्यों नहीं वो खुल के सामने आए? देखिए, वो तो जब हम उनको बोलेंगे तभी मामला होगा ना। आज हमने तो अपने एंड के ऊपर जो है वो जितना हम लोग उनको कर सकते थे किया है। कुछ जो है लोगों ने वोट नहीं भी डाला, जैसा मैंने आपको बताया। और ये जो है इसका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा मेरा ख्याल है। तो वो ये तमाम चीज़ें देख के हम इसको, ये जो भी वोट काउंट है इसको एनालाइज भी हम करेंगे कि इसमें एक्चुअली क्या ट्रांसेंड हुआ है और उसके हिसाब से। इसका एक इफेक्ट ये हुआ कि हुकूमत को जो 1 बिलियन की मजीद इजाफी ट्रांशे रिलीज़ होना था
IMF से वो रिलीज हो जाएगा। जी, हो हुकूमत जाएगा। तकरीबन अपने 3 साल प्रोग्राम को जो शुरू हुआ है उसको ख़त्म करने की सूरत हाल की तरफ भी आ बढ़ रही है 2022 में। जो $6 बिलियन का इनका प्रोग्राम। और शौकत और तरीन साहब का ये कहना है, जो डिफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि जब इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म करने लग जाएगी तो अपोजिशन का बयानिया दम तोड़ देगा। उस पर आपको क्या है? देखिए, नॉर्मली जो है वो जो आपको 5 साल का टेन्योर होता है ना, वो इसलिए दिया जाता है कि आप पहले 3 साल अपनी जो भी आपने पहले 1-1.5 साल प्लानिंग कर लें, फिर आपकी मुज़म्मिल असलम साहब भी सुन रहे हैं हमारे साथ हैं, आप बात मुकम्मल करें। हाँ जी, तो वो कंप्लीट मतलब आप कंप्लीट करते हैं। शुरू में शायद थोड़ी हार्डशिप भी होती है, लेकिन फिर देन यू डिलीवर। लेकिन अब आप 3.5 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक डिलीवरी नज़र नहीं आ रही। अगर अभी भी ये कह रहे हैं कि मज़ीद आगे अच्छा वक्त आएगा, हालांकि हमें आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम है कि ये 350 अरब रुपये के टैक्सेस का मतलब ये है कि आवाम की चीखें और निकलेंगी। तो ये बात, अब अगला जो बजट है वो तो आपका वो वाला बजट होगा जो कि आपने इलेक्शन। अच्छा, ज़रा हुकूमत का भी मौक़िफ़ ले लें। मुज़म्मिल असलम साहब, आप स्पोक्स पर्सन हैं मिनिस्ट्री फाइनेंस के। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा नेशनल असेंबली के फ्लोर में कि ये नए टैक्सेस नहीं हैं बल्कि ये डॉक्यूमेंटेशन है। हालांकि क्लियरली 350 अरब रुपये के इजाफी टैक्सेस जो हैं वो लेवी किए जा रहे हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो किस बुनियाद पे फाइनेंस मिनिस्टर के कह रहे हैं कि ये महज डॉक्यूमेंटेशन है, नए टैक्सेस नहीं? अभी आप सुन रहे हैं डॉक्टर अफनान कह रहे हैं अवाम की और चीखें निकलेंगी। लेकिन पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब, ये आपने देखा होगा कि एग्जेम्पशंस को विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि ये कभी ना कभी जिंदगी में लगे हुए थे, फिर एग्जेम्पशन दे दी वक्ती तौर पे, अब वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो। और उसके साथ दूसरी बात ये कि ये एडजस्टेबल और रिफंडेबल है, यानी कि या तो आपने अगर कोई और टैक्स देना उसे एडजस्ट करा लें या रिफंड करा लें। अब रहा सवाल के वो जो है 60-70 अरब रुपए की लग्जरी गुड्स पे जो टैक्स लगा है, बिल्कुल लगा है, और वो आम आदमी पे नहीं है, वो बड़े आदमी पे। मुझे डॉक्टर अफनान बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं कि इनके खानसामा, चौकीदार, घर में जो कोई नौकर या ऑफिस के कोई नौकर होंगे, उन पे ऐसी क्या चीज लगी है जिससे उसको नुकसान हो रहा होगा। ठीक है। और तीसरी चीज ये कि ये 350 अरब रुपए जो टैक्स है, ये इस तरीके से है, 55,000 अरब रुपए आपकी इनकम है ये, यानी कि अगर एक शख्स की 55,000 आमदनी हो तो उससे हम 350 रुपए टैक्स लेंगे। फिर आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सब मिस कर रहे हैं, ये 350 अरब रुपए अगला आ गए तो उसमें से 200 अरब रुपए तो सूबों को मुंतकिल हो जाएंगे, और सूबों को इजाफी जो है इस साल के बजट से 200 अरब रुपए मिलेंगे जो अपने तरक्याती अखराजात और उस पर खर्च करेंगे। तो ये पैसे तो आवाम में वापस जा रहे हैं, तो ये पैसे तो हमारी जेबों में थोड़ी जा रहे हैं, या तनख्वाहों में या हमारी शाह खर्चियों में, या जहाँ पे जैसे माजी में होता रहा है कि बड़े बड़े अखराजात होते थे, ट्रैवल पे इधर उधर, ये तो आवाम से लेकर अमीर से लेकर गरीब और सूबों को मुंतकिल हो जाएंगे। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 2010 का ये तकाजा था। पीपल्स पार्टी ने इस पे एग्री करके, अगर आपकी तशरीह को हम माने तो आवाम के हालात बेहतर होने वाले हैं 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस के बाद। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, आवाम के हालात बेहतर इंशाल्लाह, ये महंगाई का एक बयानिया है। आपको एक बात बताऊं कि PMLN 3.5 साल से एक पिच पे खेलती थी हमारे ऊपर कि हम 5.5% से ग्रोथ छोड़ के गए। इनके आखिरी 2 साल में 4.8% ग्रोथ। आपको मैं बता दूं, अभी इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हमारे जो है कुछ रिवाइज नंबर आ जाएंगे पिछले साल के, और इस साल हम 5% प्लस ग्रोथ में इन 2 सालों में। आखिरी साल जो हमारा हुकूमत का होगा उसको तो छोड़ दें, तो हमने वहां पे भी इस साल से क्या मतलब है? 2022-23 या 2021-22? 2022 दो चीजें, 2022 जिसमें हम हैं, और जो पिछला साल जो जून जिसमें 3.94% थी, वो प्रोविजनल नंबर था। अभी वो रिवाइज नंबर आ रहा है वर्ल्ड बैंक के स्टैंप के साथ। जब आप वो देखेंगे सारे और इस साल का देखेंगे तो उस पिच में भी हमने हरा दी है। हमारे टैक्स कलेक्शन ऑल टाइम हाई चले गए, एक्सपोर्ट्स $32 अरब पे जा रहे हैं, रेमिटेंसेस $32 अरब पे जा रहे हैं, टैक्स कलेक्शन साल में 1300 अरब रुपए एक्स्ट्रा कलेक्शन होगी, जो मुस्लिम लीग ने 5वें साल जाके 5 सालों में मिला के 1800 अरब एक्स्ट्रा की थी। तो ये चीजें बिल्कुल चेंज हो चुकी। अच्छा, मुज़म्मिल असलम साहब, आप मेरे साथ रहें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मुज़म्मिल असलम साहब, आप मेरे साथ रहें। इस वक्त बहुत सी तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है वो इस वक्त नेशनल असम्बली में, आपका मौक़िफ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे ज़रा सईद काजी साहब को भी, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इस वक्त मेरे साथ हैं, आपको सुन भी रहे थे। सईद काजी साहब, आपने डॉक्टर अफनान को भी सुना और आपने मुज़म्मिल असलम साहब को भी सुना। हुकूमत ने बहरहाल अपना मिनी बजट, अपना सप्लीमेंट्री बिल तो पास करा ही लिया है, और इस आज की सारी कार्रवाई पर आपका रिएक्शन और रद्द अमल है क्या सईद काजी साहब? पहली बात तो ये कि ये इशराफिया का बजट होता है, इसमें ये अपोजिशन में ठीक करते हैं, कोई थोड़ा सा जो है वो टैक्स सेविंग की हम ये सारे के सारे IMF के 23वां प्रोग्राम है, तो उससे तो मुतफिक है। आज जो असर साहब ने की है मुझे समझ नहीं आती। अभी आज 4 रुपए 40 पैसे बिजली का आज आपने रेट बढ़ाया है,
तो साथ आप ये कहते हैं जी कि हमने तो सब्सिडीज विदड्रॉ की है, तो वो टैक्स स्लैब करना ही है ना वो भी तो। और दूसरी बात ये कि जी एक आर्गुमेंट ये था जी कि वो रिफंड हो जाएगा। अरे भाई एक बार मैंने महंगी चीज खरीद ली तो उसको बनाने वाला या ठोकिया जो है वो रिफंड ले लेगा। तो रन अवे इन्फ्लेशन है, बिल्कुल बढ़ेगी। मैं डॉक्टर अफवान से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो है और इसकी मजबूरी है। लेकिन ये कि मतलब ये ठीक है कि शराफिया यार शराफिया की बेशुमार ये आप क्यों गाड़ियां मंगवाते हैं 7-7 करोड़ वाली 8-8 करोड़ वाली क्यों आ रही है यहाँ पे? तो डॉक्टर इनके अपने इनकी पार्टी के हैं, क्या नाम है, सलमान शाह साहब आजकल इनके साथ है। उनको मैंने लिया और उन्होंने कहा कि जी 30-40% इम्पोर्ट अगर हम ना भी करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जो है वो मैनेजमेंट करें, आम आदमी को कोई रिलीफ दें, वरना तो जो है वो आपने वो आपका अपना बयानी जो है वो आप इस वक्त आप जाएं शॉपिंग जो भी आदमी करता है ग्रॉसरी करने जाता है तो कौन मानेगा कि यार नहीं बड़ा रिलीफ मिल रहा है। तो मियां असीम साहब बड़े मैं फैन हूँ इनका और बड़ा माशाल्लाह इज वेरी एलोक्वेंट और बड़ा बात करने का ढंग जानते हैं। मगर भाईजान जो कीमतें हैं जो बाजार है वो झूठ नहीं बोलता। जी साहब जी मुज़म्मिल असलम साहब, मैं ब्रेक मुझे लेनी है, मेरे साथ रहें आप। मैं अगर एक ब्रेक ले लूँ अब तक की तो नाज़रीन जो यदि हासिल जमा है वो तो ये है कि हुकूमत ने तवक्को तो यही थी कि हुकूमत को बहुत दुश्वारियों का सामना होगा, लेकिन हुकूमत ने खासी आसानी से अपना जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है उसे पास भी करवा लिया है, मिनी बजट को भी अप्रूव करवा लिया है और यूं IMF का जो मजीद कैशे है $1 बिलियन का उसके लिए राह भी हुकूमत ने हमवार कर दिए। लेकिन उससे जो मसाइल हुकूमत के लिए पैदा होंगे, अपोजिशन कह रही है कि वो अब उसको लगता है पहले से ज़्यादा एतमाद है कि आज की वोटिंग के बाद कि वो एक नो कॉन्फिडेंस वोट भी ला सकती है। मजीद इस पर बात करते हैं, मईशत भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साथ है मुज़म्मिल असलम साहब, मिनिस्ट्री फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव हैं और सिर्फ एक सवाल के बाद मैंने उनको जाने देना है और वो सवाल मेरा ये है कि इसकी क्या वजह है कि महज $1 बिलियन की खातर IMF के ये कैशे जो मिलना है आपको, ये जो इंस्टॉलमेंट मिलनी है ये महज $1 अरब की है और इसकी खातर आपने इतने पापड़ क्यों बेले? देखिए बात ये कि इसमें सवाल $1 अरब का या $500 मिलियन का या $6 अरब का नहीं है। सवाल ये है कि आपने लॉन्ग टर्म अपनी जो है आमदनी को सीधा करना है और उसके लिए ये चाहे हमें इसमें पैसे ना भी मिले तो ये नागुज़ीर की चीज़ करना। और हमने कोई गलत काम नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। अगर कोई समझता है कि हमने जुर्म किया अमीर को टैक्स लगाना या जो वैल्यू चेन से बाहर था उसको टैक्स लगाना, तो ये जुर्म कर सकते हैं। हमें नहीं पॉपुलैरिटी का खतरा कि हमारी पॉपुलैरिटी नीचे जाए या हम इलेक्शन हारे जीते। दैट इज ये अपोजिशन के लिए कंसर्न है। हमारे कंसर्न है कि हमने जो बोला था कि 2000 लेकिन पॉपुलैरिटी को तो आपके धचके लग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अगर आप लोकल बॉडीज इलेक्शन देखें तो पॉपुलैरिटी को तो आपके मसलसल धचके लग रहे हैं, तो आप कह रहे हैं परवाह नहीं। हमने इलेक्शन जो है पॉपुलैरिटी के लिए नहीं, पाकिस्तान को खड़ा करने के लिए किया। हमारा एक जो स्टांस है कि इस प्रोग्राम के बाद नया IMF प्रोग्राम नहीं होगा। अब आपने कहा $1 अरब, देखिए IMF प्रोग्राम का हमेशा से साइज छोटा होता है। 39 मंथ्स का प्रोग्राम था जिसमें 39 मंथ्स में $6 अरब हमें मिले थे, यानी 3.5 साल से ज्यादा के अरसे में। उसमें होता यह कि IMF इज जस्ट लाइक ए गॉडफादर। जब वो लोग देखते हैं कि IMF प्रोग्राम में कोई कंट्री है तो इसका मतलब ये है कि वो उनसे प्रूडेंट मैक्रो पॉलिसीज कराएंगे ताकि मुल्क में जो नुकसानात हो रहे हैं वो कम होना शुरू हो जाए। उसकी बेसिस पे लोगों का कॉन्फिडेंस बनता है और वो आपको पैसे देते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। $6 अरब का IMF प्रोग्राम में $55 अरब हमने 5 सालों में जो है सिर्फ सूद और कर्जे की मद में वापस करना है और 3 सालों में हम $29 अरब कर चुके हैं और IMF से अब तक आपको पता है कितने पैसे हैं? $2 अरब। तो ये जो है चीज होती है, स्टेबिलिटी आपको देती है प्रोग्राम। और अगर हम माजी में 22 प्रोग्राम में से 19 प्रोग्राम रद्द ना करते तो शायद पाकिस्तान जो है सन 2000 या 1994-95 के बाद IMF प्रोग्राम में नहीं होता। जिस तरह इंडिया ने 1993 में आखिरी प्रोग्राम लिया तो उसके बाद कभी नहीं गई। ये हमारी माजी की हुकूमतें प्रोग्राम लेती थी, उसको डिसकंटिन्यू कर देती थी। आखिरी प्रोग्राम PMLN ने पूरा किया, बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन हुआ ये कि वो आखिरी 1.5 साल में वही इलेक्शन पॉपुलैरिटी जो अभी आप बात कर रहे हैं उस पे जो है वो उन्होंने जुआ खेला और वो जुआ भी हार गए। तो हमें ये जुआ नहीं खेलना। हमें पाकिस्तान को जुआ खेलने की जगह पाकिस्तान पे हम जुआ नहीं खेल सकते। बाकी वक्त आएगा जब चीजें डिलीवर हो जाएंगी, 2023 फैसला कर देगा। जो जिसके हक में आएगी बात वो इंशाल्लाह हुकूमत करेगा। अच्छा, और मैं चलें ठीक है आपका बड़ा भरपूर मौक़िफ़ आ गया। मुझे अंदाजा है कि आपने फ्लाइट भी लेनी है। मुज़म्मिल असलम साहब बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम साहब की बात को अगर आप सुने डॉक्टर अफनान तो वो ये कह रहे हैं
कि $2 बिलियन हमें टोटल मिले हैं पिछले 3.5 साल में, $1 बिलियन भी हमें और मिलेगा। मसला सिर्फ पैसों का नहीं है, मसला है कि हमें इंटरनेशनल मालियाती निज़ाम के सामने क्रेडिबिलिटी चाहिए, एहतमाद चाहिए, ट्रस्ट चाहिए कि हम मुश्किल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं और हम इलेक्शन की खातर नहीं बल्कि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की खातर ये चीज़ हम कर रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने उस जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है सब कुछ। देखिए, बात ये है कि हमने IMF का प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट किया। हमारी जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हम ऑलरेडी IMF प्रोग्राम में थे, हमने वो लिया, उसको आगे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ली और हमने उसको कंप्लीट किया और 2015 में ही कर लिया। 2013 में हुकूमत आई थी, 2015 में 16 में किया आपने कंप्लीट, 16 के आखिर में अगस्त में जाके किया। फिर 2016 में 3 साल का प्रोग्राम था ना, अगस्त सितंबर में। लेकिन हमारी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, आई विल चेक, मे बी ऑलराइट। हुकूमत आपकी आई ना, देखिए मई में इलेक्शन हुए थे ना, तो जून में आपकी हुकूमत आई है, अगस्त सितंबर में आपने प्रोग्राम लिया था 2013 का और 16 के आखिर में आपने ख़त्म किया। ऑलरेडी प्रोग्राम चला था, हमने EFF किया था, उसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ली थी, वो भी $6 बिलियन की थी कोई इस तरह की, लेकिन एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, लेकिन वो मे बी ऑलराइट। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, देखिए बात ये है कि जैसे ही आपकी हुकूमत गई, जब इंटरिम गवर्नमेंट आई तो सब यही कह रहे थे कि फिर जाना पड़ेगा। नहीं, वो इसलिए जाना पड़ा क्योंकि देखिए मैंने ये बात पहले भी बहुत दफ़ा की है कि डू नॉट रॉक द बोट। आप व्हेन यू रॉक द बोट, उसके इम्प्लीकेशंस हैं। आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ना हिलाया करें, जब वो हिलता है तो उसी के ऊपर इकॉनमी खड़ी हुई है, तो वो भी फिर धर्म से नीचे आगे गिरती है। ये आप तो अभी आप लोग भी हिलाना चाह रहे हैं इनकी पॉलिटिकल, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपना करता रहे। मैं डॉन लीग की बात कर रहा हूँ या मैं दूसरे काम पानामा की बात कर रहा हूँ। आप अपने मुल्क की इकॉनमी, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को हिलाते हैं कि जी हमें ये पसंद नहीं, हमें वो पसंद नहीं, उसके फिर इम्प्लीकेशन है। वो फिर ये उनमें से एक इम्प्लीकेशन उसका ये भी था। नहीं, उसकी एक इम्प्लीकेशन ये है कि अब आप कह रहे हैं कि आपका जो पॉलिटिकल ढांचा और निज़ाम था उसको आर्टिफिशियली तौर पर हिलाया गया, काम नहीं करने दिया मुकम्मल। जी बिल्कुल। अब आप लोग भी इनको मुकम्मल नहीं कर रहे हैं। हम आर्टिफिशियली नहीं कर रहे ना, हम तो यही कह रहे हैं, हमने देखे उसमें नेशनल असेंबली में जाके करते हैं ना जो भी करते हैं, हमने कोई जाके किसी को मतलब क्या और काम नहीं किए जो कि और भी बहुत सारे काम हो सकते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें बात ये है कि हमने 2010 में मियां मोहम्मद नवाज साहब ने ये बात की थी कि मिसाक पाकिस्तान करना चाहिए, जिसके तहत हम अपने इकोनॉमिक एजेंडा बना लें जिसमें तमाम पॉलिटिकल पावर्स और पावर ब्रोकर्स एग्री कर जाएं, और उसके बाद हम उस इकोनॉमिक एजेंडा को ना छेड़ें, चाहे हुकूमतें आए जाएं, जो मर्जी हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम ये समझते हैं कि अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का तसलसल होगा तो मुल्क सीधा ट्रैक पे चढ़ेगा, वरना आप IMF प्रोग्राम के बाद वापस जाएंगे। शौकत तरीन साहब ने नेशनल असेंबली में अब से चंद घंटे 2 घंटे पहले ये कहा है कि मईशत जो है वो 4 से 5% पे जब ग्रो करेगी तो अपोजिशन का जो सारा बयानिया है ये दम तोड़ के। देखिए मेरा ये ख्याल है कि टू लिटिल टू लेट। देखें, डिलीवरी का टाइम गुजर चुका है। दे शुड हैव डिलीवर्ड अ ईयर अगो, दे शुड हैव स्टार्टेड डिलीवरिंग अ ईयर अगो। मैं ये कह रहा हूँ, बात ये है कि आखिरी 2 साल तो आपने लोगों को दिखाना होता है कि देखें ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। आप टैक्सेस लगाने के लिए जा रहे हैं 350 अरब रुपए के, उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस आपको फेस करने पड़ेंगे। और जो इन्होंने कहा मुजम्मिल ने कि जी ये गरीब पे टैक्स नहीं लगेगा, बेकरी आइटम कौन लेता है, रेस्टोरेंट्स कौन जाता है, मैच बॉक्स या माचिस ये कौन लेता है, दूध की प्रोडक्ट्स, परचून की दुकान, मेडिकल गुड्स, पोल्ट्री, अंडे, कॉटन सीड, वेजिटेबल ऑयल, ये मैं चंद चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिनके ऊपर टैक्सेस बढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ये कोई 17% पे, कोई 10% पे, तो 17 पे चला जाएगा, कोई 7 पे, चले सियासत की तरफ आते हैं। सईद साहब, आपने देखा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत को कहा कि नवाज शरीफ साहब का जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसको स्क्रूटनाइज किया जाए। अब वहाँ देखा जाए हुकूमत के बुजुर्ग ये भी कहते फिर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फ्रॉड करके पाकिस्तान से बाहर गए हैं, पूरा जाली केस था उनको, मतलब और बाबर इमान साहब कह रहे हैं कि अब तो रास्ता हमवार हो रहा है कि वो सीधा जेल में जाएंगे। आपको लगता है कि ये काउंटर अटैक था तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मिनी बजट के आगे पीछे, या अब हुकूमत इस पे कारबंद रहेगी इस कॉन्फ्रंटेशन पे PMLN के साथ? मैं नहीं समझता कि इस कार्ड में इतनी जान है। एक तो आपने जाने दिया, उसके बाद आपने जो शराइत रखी थी कि जी वो जब ठीक हो जाएंगे तो आ जाएंगे डॉक्टर्स, उनको इजाजत दे देंगे। आप इसको, अब तो लकीर पीटने वाली बात है, तो मर्जी से आएंगे। तो फिर ये कर क्यों रहे हैं? ये पिछले पूरे हफ्ते से तो शोर मचाया हुआ इन्होंने। देखिए फिर ये और क्या करें। देखिए ना, अभी आप ये 600-650 अरब रुपए का ये टैक्स लग रहा है, जिसमें कुछ 200-250 की सब्सिडी गालिबन विड्रॉ कर रहे हैं, 350 अरब के टैक्सेस जो है स्लैब कर रहे हैं। एक मैं बात और करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ बिल्कुल बड़े अनफॉर्चुनेट डिसकंटिन्यू किए जाता रहा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके अब तक, ये जो जमहूरी हमारे दौर थे, मगर एक चीज कभी डिसकंटिन्यू नहीं हुई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद, और वो थी इशराफिया के मफाद में उस्तवार मैशत। वो कंटिन्यू करती रही है। जितनी भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने थोड़ी बहुत की थी, इस्लाहात की थी,
वो, और एक बात और भी है, इस गवर्नमेंट में बार बार इस पर सवाल किया जाता है जी, बड़ा भुट्टो के बाद खराब कर दिया सारा तो रियासत ने बनाए थे, ये डैम किसने बनाए थे? मैं अयूब खान को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपका रियासती ढांचा जो बना, ये तो मुर्गी खाने ही लगाए हैं बाद में आपके प्राइवेट सेक्टर ने। तो आपका जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर था तो वो तो रियासत ने बनाया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब हम मुइन कुरैशी के बाद हमने पहली रिजीम की रिफॉर्म्स की, IMF रिफॉर्म्स की, सेकंड रिजीम की शौकत अजीज ने की, उसके बाद हमें बाकायदा एक माशी गुलामी में धकेला गया। और अनफॉर्चुनेटली सक्सेसिव गवर्नमेंट जो है, अब तो लॉबिंग वहां जाके करते हैं, अब तो हुकूमतों में लॉबिंग IMF और वर्ल्ड बैंक में जाके की जाती है, जनाब हम आए बेहतर सुधार आपके। तो इसलिए ये गुलामी, और मैं अकेला बात ही करने वाला, आप चले जरा अपने कहें इसको, आपके जो रिसर्चर हैं डॉक्टर कैसर बंगाली या डॉक्टर अकबर जैदी, तमाम लोगों ने कहा कि हमें बाकायदा एक माशी गुलामी में झोंका गया, एंड अनफॉर्चुनेटली उसने PTI की गवर्नमेंट ने भी उसी को कंटिन्यू किया। और तीसरी बात यह है कि तमाम जो लोग, डॉक्टर इशफाक हसन खान जैसे लोग कह चुके हैं, इतना लीथल है इस दफा IMF और वर्ल्ड बैंक कि वो ऐसी कंडीशनैलिटीज लेके आ रहा है, और वो हमारी पॉलिसी पे, फॉरेन पॉलिसी पे, आज दुनिया को पता है कि अगर हम बच सकते हैं तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट से बच सकते हैं, मगर यहाँ जो है अशराफिया जो है वो अपने मफादात की वजह से, और ये जो हमने उनको आर्म ट्विस्टिंग का एक है उनके पास, IMF के पास, हम हिल नहीं सकते, अपने इस विश्व सर्कल से नहीं निकल सकते। तो इसके लिए एक बड़ा तब्दीली और बड़ी सियासी तब्दीली चाहिए। ये कोई मार्शल लॉ के जरिए या जो एक इशराफिया दोस्त हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, और ये नहीं कर सकते, और खास तौर पर जिनके असासे और माल और बच्चे जो है सारे बाहर उधर बैठे हुए हैं। तो ये एक सॉरी सिचुएशन है। आई डोंट थिंक वी कैन ग्लोरीफाई आवर अनफिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोग्राम। मेरे साथ रहे, बुनियादी तौर पे देखें, सही काजी साहब का थोड़ा सा ना लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत किसी की भी हो, PTI की हो या आपकी हो या PPP की हो, जो अशराफिया का इंटरेस्ट है वो उसमें बरकरार रहता है। फॉर अभी आप देख लें कि जो सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो पॉलिटिकल क्लास के पास है। 5-5, 6-6, 7-7 करोड़ की जो गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ सारी पॉलिटिकल क्लास के पास। जो प्रोफेशनल क्लासेस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो बैंक के लोग हैं, वो तो नॉर्मल कारों में फिरते हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं नॉर्मल किस्म की, करोड़ के नीचे की होती है। तो ये जो 5 करोड़ प्लस की गाड़ी है सारी पॉलिटिकल क्लास की है या फिर इंडस्ट्रियल क्लास की, ये वो कह रहे हैं। ये बात देखें, ये बात तो मैं नहीं डिनाई करूँगा कि एक एलीट कैप्चर हुआ है हमारे मुल्क में। उसके अंदर ये कहना कि देयर इज़ अ क्लास दैट एग्जिस्ट ऑन टॉप ऑफ ओवर रादर द पॉलिटिकल क्लास जो है वो, मैं उनका नाम नहीं लूँगा लेकिन पता है पाकिस्तान को, उनके पास पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी गाड़ी है। और उसके ऊपर मतलब कि अगर आप कभी देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सरकारी मुलाजिम हैं ऐसे जिनकी बाहर जो जायदादें निकलती हैं वो हैरान कौन होती हैं। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि एक एलीट कैप्चर है, और उसके अंदर जो है वो मुफादात जो है उनको केटर किया जाता है, बजाय इसके कि आवाम के मुफादात को केटर किया जाए। ये इस बात से मैं ज़रूर इत्तेफाक नहीं करूँगा कि देखें भुट्टो साहब की हो सकता है बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज़ हो, लेकिन नेशनलाइजेशन तो फॉर श्योर फेलियर था इसमें। तो मैंने एक बिजनेसमैन से काजी साहब ने एक और भी बड़ी बात की कल, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी कहा कि अब तो PPP PMLN भी वाशिंगटन जाके लॉबी कर रहे हैं कि जनाब इनको हटाएं, हमें मौका दें, हम बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस आपको ऑफर करेंगे। देखिए हमारी डील जो है वो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों से है हमारी, और किसी से हम इलेक्शन जब इस मुल्क में फ्री एंड फेयर होंगे हम जीत जाएंगे, हमें मसला ही कोई नहीं है, हमें कहीं पे लॉबी भी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपके कनेक्शंस होने में कोई बुराई नहीं है, इसमें क्या कहते हैं कि आपका अपना और आपकी इकोनॉमिक टीम होने में भी कोई बुराई नहीं है। बात यह है कि आप इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज़ को और पॉलिटिशियंस को आप दीवार से ना लगाएं, आप उनको देखें ना। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपने पॉलिटिशियंस को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को दुश्मन बना लिया तो फिर मुल्क के मसाइल का हल क्या होगा? वी हैव टू कम अप विद अ सोल्यूशन। देखिए ना, जिसके अंदर तमाम पावर ब्रोकर जो हैं वो डिफाइन करें या कहते हैं कि रूल्स ऑफ द गेम, और दे ओबे द रूल्स ऑफ द गेम, तभी मामला आगे चलेंगे। और इसके अंदर देखें आपकी पॉलिटिकल क्लास भी मैच्योर तभी होती है जब मामला चलते रहते हैं। अगर आप बार बार एक पौधे को, क्लिंटन ने, आपको याद है जब वो इधर आया था तो उसने कहा था कि आप पौधा लगता है, आप पौधा उखाड़ देते हैं, फिर आप नया लगा देते हैं, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर आप खींच के निकाल देते हैं। ऐसे थोड़ी होगा, उसको आप बड़ा होने दें। तो हमारा बेसिकली मसला जो है ना वो वी आर गोइंग इन राउंड सर्कल्स। हम जो है वो हम अपनी गलतियां भी जो है वो नहीं कर पा रहे। हम पुरानी गलतियां, हम तकरीरें भी पुरानी जो है वो 50-50 साल पुरानी तकरीरें रिपीट होती हैं। तो बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो,
तो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को दुश्मन ना बनाएं, उनके साथ मिलकर काम करें, उनको यू नीड टू हैव अ पार्टनरशिप विद देम। और फिर ब्रेक ले लूँ मैं। बुनियादी तौर पर PMLN का एहतमाद ये है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो हम वो इलेक्शन जीत जाएंगे। सवाल तो ये है कि वो इलेक्शन अब होंगे कब, क्या वो 2023 में ही होंगे या उससे पहले हो सकते हैं। इसमें मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। डॉक्टर फरहान सईद काजी साहब ने कहा कि वे फॉरवर्ड हमारे लिए ये हो सकती है वेस्टर्न कैपिटल के बजाय कि हमें चीनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो अल्टरनेट उसमें पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इस पूरे क्राइसिस में गुज़िश्ता 3-3.5 साल का जो क्राइसिस है इसमें चीन ने को ख़ास पाकिस्तान को बेल आउट करने की कोशिश नहीं की और आपकी हुकूमत ने जो CPEC में कर्जे लिए थे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका IMF के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो एक ऐसा भी सेक्शन है पाकिस्तानी ओपिनियन का जो समझता है कि हमें अमेरिका और चीन में बैलेंस चाहिए और चीन अच्छा यानी हमारा सपोर्टर नहीं निकला। देखिए, मैं इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इट्स नॉट अ जीरो सम गेम बिटवीन द वेस्ट एंड चाइना। पाकिस्तान ये नहीं कर सकता कि हम वेस्ट को बिल्कुल उनको शट डाउन कर दें और हम फोकस आ रहा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना हमारा इंटरेस्ट फिर भी सेफ गार्ड करता है। मैं मिसाल आपको ये देता हूँ, देखें $55 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की पूरी तारीख में नहीं हुई, जो एक उन्होंने हमें CPEC प्रोग्राम में दे दी। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमें लोन एक्चुअली उन्होंने ठीक किया, हमें लोन देने भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा आप बताएं रोड बनानी, हम रोड बना देते हैं। लोन्स भी हैं उसमें ग्रांट्स भी हैं, ग्रांट्स और लोन्स वो भी होंगे, लेकिन मतलब कि जो मेजर चंक है वो तो पावर प्लांट्स हैं, मोटरवेज हैं, आपके बाकी डैम्स हैं, आपके जो और फर्दर एक्सटेंशन थी पावर सेक्टर की वो हैं। बाद में ये कह रहा हूँ, देखें हमें अपना केस सही तरह प्रेजेंट नहीं करना था। हम एक CPEC हमारा हो गया था, उसका CPEC का फेज़ नंबर 2 था जिसके अंदर हमने चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को वो करना था पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल जोन्स के अंदर। वो आके अपनी इंडस्ट्री, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जो चाइना के अंदर से मूव करना चाहती है। वो मूव इसलिए करना है मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज टू हाई फॉर देम। फॉर इंस्टेंस टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल बहुत सारी भी है, हाँ जी, और भी बहुत सारी है। देखिए हम गरीब मुल्क हैं, हम नखरे नहीं कर सकते ज़्यादा। बात ये है कि आप चाइना को शामी साहब ने शायद मुझे ज्वाइन किया, बात मुकम्मल कर लें। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है वो अपना केस सही तरह चाइना को प्लीड करें। देखें हम उनके एक एलाए हैं पूरी दुनिया में, जो एक्चुअल एलाए हैं, जो उनके साथ मुश्किल और अच्छे और बुरे वक्त में खड़े हैं। नॉर्थ कोरिया और एक हम है। अच्छा, ज़रा शामी साहब को इसमें, शामी साहब खासी तवक्को थी मीडिया में, टेलीविज़न चैनल्स को और अपोजिशन के हलकों को शायद हुकूमत अपने मिनी बजट में फंस जाएगी, शायद इत्तेहादियों में दरारें पड़ जाएं, शायद हुकूमत के अंदर से कुछ लोग सामने ना आए। लेकिन हुआ बड़ी आसानी से, हुकूमत ने अपना जो सप्लीमेंट्री बिल है उसे पास करवा लिया है और यूँ IMF से मज़ीद $1 बिलियन का जो प्रोग्राम है उसको भी हुकूमत लेकर आगे चल पड़ी है। आपका क्या रद्द-ए-अमल और रिएक्शन है सारी सूरत हाल पे? देखें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो मीडिया में एक हंगामा बरपा था और हमारे जो दोस्त हैं अपोजिशन पार्टीज में वो जो बातें कर रहे थे, तो सब हुकूमत पर एक दबाव बढ़ाया जा रहा था और हुकूमत को डराया जा रहा था। लेकिन हकीकी तौर पर जो लोग हालात को देख रहे थे वो जानते थे कि बड़ी आसानी के साथ ये ज़िमनी बजट मंजूर हो जाएगा। अपोजिशन ना तो हुकूमत की सफ़ों में अभी कोई दरार डाल सकी है और ना हुकूमत के किसी इत्तेहादी को रास्ता बदलने पर आमादा कर सकी है। इस वक्त मैं नहीं समझता कि वजह इसकी क्या है, तो ऐसी सूरत पैदा हो सकती है कि हुकूमत का खात्मा हो जाए या उसके इत्तेहादी उसको छोड़कर भाग जाए। अभी तो इलेक्शन जो है वो अब आने वाला है, अभी तो तरक्याती काम होने हैं मुख्तलिफ हलकों में और इत्तेहादियों में भी अपना अपना हिस्सा जो है वसूल करना है। तो ये बहुत सा काम जो है अभी होगा जो इलेक्शन के करीब आके होता है। तो अपोजिशन ठीक है, अपना दबाव बढ़ाएगी, अपनी ताकत में इजाफा करने की कोशिश करेगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत को इतनी आसानी से कराया जा सकता है। साहब आपके हमें इस बहस में ज्वाइन करने से पहले डॉक्टर अफनान खान साहब जो मेरे साथ हैं, उनका ये कहना था कि चूंकि हुकूमत 172 वोट नहीं ले सकी है मुख्तलिफ बिल्स के ऊपर आज, तो उन्हें उम्मीद है कि 25 तारीख को जो मीटिंग होनी है PDM की, शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान में वो जो और मीटिंग है, उसके नतीजे में एक नो कॉन्फिडेंस वोट के इम्कान पहले से ज़्यादा रोशन हो गए। देखिए, ये आज जो रायशुमारी होनी थी वो तो प्रेजेंट एंड वोटिंग की है। कुछ आज अपोजिशन के वोट भी पूरे नहीं थे, हुकूमत के वोट भी पूरे नहीं थे। जो लोग हाजिर थे उनकी अक्सरियत ने बिल मंजूर करना था,
तो आज तो मेरा ख्याल हुकूमत को अपने सारे लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी। ये मतलब बहरहाल अफनान साहब जो कुछ कह रहे हैं उसकी अपनी लज्जत है, उनको यही कहना चाहिए। तो इसी तरह से तो वो हुकूमत जो है उसको हिलाते जुलाते रहेंगे। अगर वो ये कहेंगे हुकूमत के वोट पूरे हैं और आने वाले वक्त में भी पूरे रहेंगे तो फिर उनकी सियासत तो बेमजा हो जाएगी ना। अच्छा, सईद काजी साहब, आपको लगता है कि 25 तारीख के बाद एक नो कॉन्फिडेंस वोट की तरफ भी जा सकती है ऑपोजिशन? मेरा नहीं ख्याल, और मुझे ये भी लगता है कि वो इतनी जल्दी में भी नहीं है। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनी है कोविड के बाद और 2020 के रिसेशन के बाद, इसमें तो बड़ी बड़ी इकॉनमीज वेंटिलेटर पे पड़ी हुई हैं। $10 ट्रिलियन के नोट अमेरिका छाप के बांट चुका है। तो ये हालत है। और न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट वेस्ट का बैठ गया, ये हम सब कुछ जानते हैं, सारे फेलियर। अभी एंटोनियो गुटेरेस जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं इसके यूनाइटेड नेशन, उनका कहना है कि दुनिया का सबसे बोधा और घटिया निजाम हेल्थ का जो अमेरिका का निकला। आप देखें वहाँ क्या हो रहा है, 25,000 बंदा उनका मरा। मतलब सारा फेलियर इस निजाम का हमारे सामने। एक बात मैं रिकॉर्ड की पुष्टि के लिए कह लूँ, ज्यादा बातों से मैं डॉक्टर साहब के साथ इत्तेफाक करता हूँ। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कोई नेशनलाइजेशन नहीं की थी। उसने एक तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन की थी और दूसरा उसने सिर्फ 20% इंडस्ट्री को उठाया था। या वो सारी कमांडिंग हाइट्स उठाता और मजदूरों के जमहूरी सर, ये आप कैसे कह रहे हैं? उन्होंने बैंक्स को कर लिया नेशनलाइज, कोऑपरेटिव बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया, खासी बड़ी इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया उन्होंने, टेक्सटाइल को किया। आप चेक कर लें, 20% से ज्यादा नहीं किया था उन्होंने। और एक बात, ये जो कुछ था ये पब्लिक सेक्टर में अयूब खान ने बनाया था, जो बाद में औने पौने में इनको दे दिया था सरमायादारों को, जिन्होंने बाद बेड़ा गर्क किया इसका। तो अब तो एनवायरनमेंट बदली हुई है। अब न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, अगर स्टालिनिज्म हमारे पीछे टूट के पड़ा हुआ है तो सामने हमारे न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बैठा हुआ है। चाइना ने किस तरह डिफीट किया और क्यों डिफीट करता चला जा रहा है? तो उसने मार्केट इकोनॉमी को अपने थंबनेल के नीचे रखा हुआ है। हर चंद के वहां भी मार्केट इकोनॉमी है, मगर रियासत का रोल एनहेंस्ड है। अमेरिका जो लेटा है वो इसलिए कि वहां रियासत सबसर्विएंट हो गई थी इन सरमायादारों के और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के। अच्छा। तो ये हमारे सामने है। दूसरी बात यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ब्यूरोक्रेट्स को दी थी, ये नहीं होती नेशनलाइजेशन। हाँ, उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया उन लोगों को जो सरमायादारी के हामी थे, और जो सरमायादारी ने उसके बाद 89 से लेके ऊँट मचा के सियारे को एक गटर में तब्दील कर दिया है, वो भी आपके सामने। एनवायरनमेंट पर बात कर दी, सिविलाइजेशन के जो गेन्स थे आज वो रोल बैक हो रहे हैं। अच्छा, मेरे पास 3 मिनट है, जरा मेरे साथ रुकें जरा। सईद काजी साहब को जब मैं सुनता हूँ और जो मुजीबर रहमान शामी साहब को सुनता हूँ, डॉक्टर फरहान, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों एनालिस्ट नतीजे पहुंचे हैं कि आज आप लोगों की जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी अगेंस्ट गवर्नमेंट के, उसको खासा सेटबैक सा हो गया है। और अब ये बात कहीं अब इलेक्शन तक ही जाके ठहरेगी। अब कोई नो कॉन्फिडेंस वोट कुछ नहीं होने लगा। अब तो 2023 में इलेक्शन ही होंगे। देखिए 150 आपने सुना ना शामी साहब की भी यही फीलिंग है। शामी साहब की जो ओपिनियन है वो सर आंखों पे है। बड़े सीनियर, टोन यही लग रही है उनकी। सही काजी साहब की भी है, सीनियर जर्नलिस्ट है। मैं ये कहूँगा कि हमने 150 वोट लिए हैं, 168 लिए हैं हुकूमत ने, 18 ज़्यादा लिए आपसे, हमारे से 18 ज़्यादा लिए, तो 9 का फ़र्क होता है एक्चुअली। 9-10 का कर लिया तो अगर 10 हमने शिफ्ट कर दिया अपनी तरफ, तो हमारी ये कहते हैं मेजॉरिटी हो जाएगी। लेकिन अब आपके हाथ में आएगा क्या? उन्होंने अपना IMF का क्लियर कर लिया, हम ये समझते हैं कि आवाम पे जो बोझ है इस वक्त अपना महंगाई का, और जो तनज़ुली है हर सेक्टर, मिसाल के तौर पे आप मुझे देखें, आवाम तो सड़कों पे निकलने को तैयार नहीं है 3.5 साल। आवाम जो है ना सड़कों पे तब निकल, अब आम अच्छा ही है कि सड़कों पे ना निकले, क्योंकि आवाम अगर सड़क पे निकल आएगी ना फिर बहुत ज़्यादा मारा मारी होगी, आवाम पे ऐसे आराम से वापस भी नहीं जाएगी। क्योंकि उसका मतलब ये है कि उनके भूखे बच्चे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मार रहे हैं, तो वो फिर अब और कोई रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तो लोग इस चक्कर में होते हैं ना सुबह उठ के कि आज का दिन कैसे निकलेगा, कल का दिन कैसे निकलेगा। तो वो अल्लाह करे ना ही आए हालात, लेकिन हम इसी चीज़ को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं कि ये ना हो कि हालात इतने ज़्यादा ये ख़राब कर दें कि फिर किसी और से भी ना संभाले जाए। तो शायद अगर हमारी अब ये सोच, एक मूव और है ज़रूर, हाँ इंशाल्लाह देखते हैं। शामी साहब, आपको लग रहा है कि अब इलेक्शन 2023 से पहले ऑपोजिशन कोई एक कंसर्टेड कॉम्प्रिहेंसिव जामे किस्म की मूव कर पाएगी? जल्दी नहीं है, ये चाहेंगे कि 2023 के बाद ये इलेक्शन हो, पहले ना हो। अच्छा, क्योंकि कुछ ऐसी तब्दीलियां जो हैं वो शायद इनके हक में हो अपोजिशन के, अगर हो तो। अच्छा, शामी साहब का भी व्यू ले लेते हैं। शामी साहब का भी व्यू ले लेते। जी शामी साहब, देखिए अपोजिशन, ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं बात इनकी सार आंखों पर है। बात यह है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत तो कभी भी नहीं, चंद वोटों की अक्सरियत है।
और वो अभी तक तू की तू है। अभी ये किसी उसके इत्तेहादी से डील नहीं कर सके, उसके किसी ग्रुप से डील नहीं कर सके पीटीआई के, तो फिर किस पर्चे पर वो लोग बगावत कर देंगे और अपोजिशन को वायबल गवर्नमेंट बना सकेगी, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। आपको एक पूरे पत्ते अपने दिखाने पड़ेंगे, तभी तो कोई आपके पलड़े में वजन डालेगा। अपोजिशन में बैठने के लिए तो इत्तेहादी इनके साथ नहीं आएंगे ना। वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट। वक्त हमारा तकरीबन खत्म हो गया, मैं इसको सम अप कर दूं। मुजीबुर रहमान शामी साहब का भी, सईद काल साहब का भी, डॉक्टर अफनान का भी बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुज़म्मिल असलम साहब भी इस बहस में शामिल हुए। किस्सा मुख्तसर ये है, बॉटम लाइन ये है कि तवक्को ये थी कि हुकूमत को शायद अपने मिनी बजट में जो सप्लीमेंट्री बिल था फाइनेंस का, उसको मंजूर करने के लिए जो IMF की ख्वाहिशात की खातर हुकूमत को करना था, उसकी कंडीशनैलिटीज़ में करना था, शायद उसमें हुकूमत को दुश्वारियों का सामना करना पड़े। लेकिन हुकूमत ने खासी आसानी से अपने मिनी बजट को पास करवा लिया है। आवाम की दुश्वारियाँ अपनी जगह, लेकिन लग ये रहा है कि हुकूमत ने एक और सियासी मरहला या चैलेंज जो है उसे अबूर कर लिया है। और अब देखना ये पड़ेगा कि अपोजिशन लग नहीं रहा। इस वक्त अगर हम देखें तो लग यही रहा है कि अब अपोजिशन को कोई बहुत ही इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स स्ट्रेटजी चाहिए होगी। अब तक जो कुछ अपोजिशन ने किया उसमें कोई खास कामयाबी उसे हासिल नहीं हो सकी। जहां हुकूमत के, जैसे मुजीबुर रहमान शामी साहब ने समाप्त करते कहा, जहां हुकूमत के पास अददी तौर पर कोई बहुत बड़ी बर्तरी नहीं है, वहां अपोजिशन भी हुकूमत के छोटे से एलाइज को तोड़ नहीं सकी आज तक। तो यही आज का हमारे सामने बॉटम लाइन है। देखते रहिए, जैसे जैसे सूरत हाल होगी कमेंट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।